यहाँ इंडियन सिटीजन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी के संदर्भ में जो 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए आपके समक्ष प्रतिवेदन दे रहा हूँ। अभी जितने भी हमारे सम्मानित वक्ताओं ने बोला, प्रोफेसर राम गोपाल जी ने, अमर पटनायक जी ने और अन्य कई वक्ताओं ने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि रिसर्च, प्रमोशन और स्टैंडर्डाइजेशन यानी अनुसंधान, प्रसार और मानकीकरण यदि हो गया होता या बेहतर ढंग से हो तो हम इन चीज़ों को प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। उनके कंसर्न्स बिल्कुल उचित थे, परंतु यह चीज़ें आज तक मेरे विचार से इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक व्यवस्थित, प्रभावी उपकरण यानी एक इफेक्टिव मैकेनिज्म जो चाहिए था वो अभी तक उपलब्ध नहीं था। और सरकार ने इन बिलों के माध्यम से इस प्रकार का एक प्रभावी उपकरण बनाने का प्रयास किया है जिसके के द्वारा हम रिसर्च, स्टैंडर्डाइजेशन और इन चीज़ों को आगे रूप में स्थापित कर सकेंगे। अब मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा कि जब हम ये बात करते हैं कि आज इसकी आवश्यकता क्या है, देखिए मैं सभापति महोदय कहना चाहूँगा, मैं टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी हूँ तो मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी में यह संबंध है कि आप टेक्नोलॉजी का पैराडाइम बदल दीजिए, पावर का पैराडाइम बदल जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही एटम बम अमेरिका के पास आया, पावर पैराडाइम ब्रिटेन से, यूरोप से शिफ्ट होकर अमेरिका चला गया। आज यदि हम फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन के क्षेत्र में देखें तो पश्चिमी देशों ने इतनी प्रगति कर रखी है कि यदि हम उनके फॉलोअर बनना चाहेंगे उसी ब्रांच ऑफ नॉलेज में, तो जैसे अमेरिका के एफडीए ने, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो हमें दशक लग जाएंगे उनके आसपास पहुंचने में। परंतु यदि हम पैराडाइम शिफ्ट कर दें, वो पैराडाइम शिफ्ट, ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मेडिसिन जिसमें होम्योपैथी और आयुर्वेद आते हैं, जिनके पास वह आधार है, जिनका मूल आधार ही अलग है उन चिकित्सा पद्धतियों से, और यदि हमने इसमें अपने को सही ढंग से स्थापित कर लिया तो हमें 80 से 90% चीजों में उन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो वो हमें बड़े ऊंचे मूल्यों पर देते हैं। सिर्फ एक बिंदु की तरफ यह ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि किस मामले में हमारे इस इंडियन सिस्टम और उसकी मूल प्रकृति अलग है। देखिए, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सब चिकित्सा विज्ञान है। उनसे आप पूछिए कि व्यक्ति स्वस्थ है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर उसको कोई रोग नहीं है तो स्वस्थ है, अगर रोग हो जाएगा तो उस रोग की दवा दे देंगे। परंतु यह है बाय नेम इटसेल्फ आयुर्वेद आयु का विज्ञान है। यहां पर ऐसी भी औषधियां उपलब्ध हैं जो आयु के संरक्षण और संवर्धन के लिए उपयुक्त हैं और प्रभावी हैं। इसीलिए आप देखें कि बाकी जो वेस्टर्न मेडिसिनल थॉट्स हैं वो क्लेम ही नहीं करते कि जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उनके पास कोई बहुत कुछ है सिवाय मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स को देने के लिए। अगर उस प्रकार की चीजें आज उपलब्ध हैं और हम देख भी रहे हैं जिस प्रकार के वायरस और इम्यूनोलॉजी रिलेटेड खतरे बढ़ रहे हैं, तो अगर हम इसे प्रभावी ढंग से रख पाएं तो समझिए यह आयु का विज्ञान आयु के संरक्षण और संवर्धन में एक प्रभावी रोल प्ले कर सकता है। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये कहते थे कि साहब हमें उसके हिसाब से साइंटिफिक ढंग से इन चीजों को आगे रखना चाहिए। अब किसे साइंटिफिक कहें उपसभापति महोदय? केवल 40-50 साल पहले की तो बात है जब ये कहा जाता था ये फूल पत्ती खा के कोई इलाज होता है, रेक्रोसिन, टेरामाइसिन, मेटासिन खाओ, आधुनिक बनो, नई नई मेडिसिन खाओ। आज 50 साल के अंदर हम आ गए गो बैक टू हर्बल मेडिसिन। तो भाई तब सही थी साइंस या अब सही है? हम तो तब भी वही थे, आज भी वही हैं। आप बदल गए हैं और इस बदलाव को अब हमें विश्व को स्वीकार करवाने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि हम उनके हिसाब से अपनी व्याख्या करने का प्रयास करें। अब मैं एक अन्य उदाहरण आपके ध्यान में डालना चाहूंगा औषधियों के बारे में। तो जैसा हमारे कई सम्मानित वक्ताओं ने बताया, बहुत से उदाहरण उपलब्ध हैं, चरक से लेके और धन्वंतरी जी तक। परंतु जिसको सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है वेस्ट की, सर्जरी का जितना डिटेल्ड आयुर्वेद में उपलब्ध है, सुश्रुत संहिता में 180 चैप्टर हैं, 1100 डिजीजेज हैं, 121 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 650 मेडिसिन हैं जिनमें एनिमल, प्लांट और केमिकल सारे सोर्सेस से हैं, और 300 से ऊपर प्रोसीजर्स हैं। और इतना ही नहीं, शायद कुछ लोगों को सुनने में अटपटा लगे,
परंतु हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे आज हम सिंधु सारस्वत सभ्यता कहते हैं, उसके एक्सकेवेशन में सर जॉन मार्शल ने, जो ब्रिटिश टाइम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे, उन्होंने अपनी बुक जिसमें उन्होंने तक्षशिला के एक्सकेवेशन का जिक्र किया है, पेज नंबर 210 पे उन्होंने लिखा है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन सेकेंड मिलेनियम से अवेलेबल है। और आज भी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के म्यूजियम में आप जाइए तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी जब गई थी तो 2012 में उनके अखबारों ने इसको रिपोर्ट भी किया था। ये तो मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो सर्जरी, जिसको बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, एक तथ्य और आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि लोग कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी। लंदन से निकलने वाली एक बड़ी फेमस मैगजीन जिसका नाम था द जेंटलमैन, 1794 में, उसमें 2 डॉक्टर्स टॉमस क्रूजो और जेम्स पेंडिल ने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा। उसमें क्या लिखा कि भारत के पुणे में, यह लंदन में छपी हुई मैगजीन है, 1794, और वो लिख रहे हैं भारत के पुणे में 1793 में एक व्यक्ति की नाक कट गई थी और उस नाक को जोड़ने की प्रक्रिया उन्होंने देखी आयुर्वेदिक सिस्टम से, एंड दैट वाज सक्सेसफुली डन। ये उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने ये लिखा कि पुणे में जो नाक जोड़ने वाले थे वो कौन थे, कोई बहुत पढ़े लिखे एलिटिस्ट हाई क्लास के नहीं थे। उन्होंने लिखा वो कुम्हार जाति के व्यक्ति थे जो आज की डेट में ओबीसी में आते हैं। तो यह दर्शाता है कि जिसे हम अपना एडवांस सोर्स ऑफ नॉलेज था, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से उसे पीछे छोड़ते चले गए। और सिर्फ यह भी एक कहना चाहूंगा, आयुर्वेद कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था जिसको वो मेडिसिन साइंस से रिलेट करते हैं। आयुर्वेद जैसे हमारे यहां जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एक सीक्वेंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एक सब्जेक्ट का ग्रुप है, वैसे ही 3 सब्जेक्टों के ग्रुप में से एक आयुर्वेद था जो बड़ा व्यवस्थित ब्रांच ऑफ नॉलेज था। वो था कृषि, पाकशास्त्र और आयुर्वेद। कृषि मीन्स हाउ टू ग्रो, पाकशास्त्र मीन्स हाउ टू कुक, एंड आयुर्वेद मीन्स हाउ टू गेट द मेडिसिनल वैल्यूज। और उन सारी वैल्यूज को हम अच्छी तरीके से समझें, और यदि हम उन चीजों को समझ पाए तो आज एक और चीज में हमें बहुत लाभ मिलेगी। इस स्ट्रक्चर मैकेनिज्म जो सरकार लाई है, आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। यदि आयुर्वेद के ग्रंथ हमारे प्रभावी स्थिति में थे, उन्होंने हमें नीम के पेटेंट से, हल्दी के पेटेंट से, तुलसी के पेटेंट में मदद की, मगर आज तक भारत सिर्फ प्रतिक्रियात्मक रहा कि जब दूसरे ने पेटेंट कराया तब हम जाकर खड़े हुए, नहीं जी ये तो हमारा है। यदि हम यह प्रभावी मैकेनिज्म जो सरकार ने बनाया है, इसके द्वारा हम अब प्रोएक्टिव होकर कह सकते हैं कि ये सारे पेटेंट्स हमारे हैं, तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी आप समझ लीजिए इसका एक बहुत अच्छा लाभ हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। के साथ यही हो रहा है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिसकी तरफ अगर हम ध्यान दें, तो अगर हम केवल उनका साइंटिफिक नाम पढ़ लें तो हमें बहुत कुछ आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे हृदय के लिए अर्जुन होता है, आप अर्जुनारिष्ट और अर्जुनासव आपने सुना होगा। यदि आपने केवल उसकी बोतल देख ली हो तो उसकी बोतल पे उसका साइंटिफिक नाम क्या लिखा है? टर्मिनेलिया अर्जुना। वो हार्ट के लिए प्रूवन है, एंड द नेम इज टर्मिनेलिया अर्जुना। तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि जो हम कह रहे थे, अब छोटी सी बात, कॉमन भाषा में तुलसी के लिए होली बेसिल शब्द प्रयोग होता है। अब होली शब्द तो अंग्रेजी ने दिया है ना, हमने तो नहीं दिया है, फिर भी कहीं ना कहीं यह स्वीकारोक्ति है कि इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज है। उदाहरण के लिए जिन जिन वनस्पतियों को हमारे यहां स्वास्थ्य की दृष्टि से और पूजा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया, पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष को होली फिग कहते हैं, मगर उसका साइंटिफिक नाम क्या है? फिकियस रिलीजियोसा। रिलीजन है साहब उसमें, वो बता रहा है फिकियस रिलीजियोसा, यानी वो मान रहे हैं कि ये धार्मिक दृष्टि से पवित्र माने जाने वाला ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है, इसके अंदर बहुत सारे मेडिसिनल गुण हैं। तो अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इसमें गर्व करने की आवश्यकता है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि यह आयु का विज्ञान है। कल विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने हम लोगों की तरफ से जब शुरुआत करते हुए कहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी ना, गर्व से कहो हम हैं। किसी दूसरी चीज के लिए कहा था, वो मत कहिए, क्योंकि जब कहा जाए गर्व से कहो हिंदू हैं तो वो ठीक नहीं लगता, इसलिए कहो गर्व से कहो हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा, आयुर्वेद अथर्ववेद का हिस्सा है।
and Atharvaved is a religious text. Nowhere in the world you can find medical science as a part of the religious text. Nowhere you can find mathematics as a part of religious text. इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये जो हमारा ज्ञान है ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, सबसे एडवांस लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी उतना ही प्रभावी है और ये पूरे विश्व को आगे ले जाने की क्षमता रखता है। अमेरिकन काउंसिल ऑफ जो सर्जन्स हैं उन्होंने सुश्रुत को सर्जरी का जनक माना है। मेलबर्न में अमेरिका में क्या माना जा रहा है वो सबको पता है। यह पंक्ति कह के बाद समाप्त करूंगा कि जो अटल जी ने कहा था, मेरे वेदों की ज्योति अमर, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में। आगे विनम्रता से साथ कहूंगा, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यही जीवन शैली है। धन्यवाद।